बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ के बारे में मौजूदा आर्मी चीफ असद मुनीर के ख्यालात आलिया मुझ तक पहुंचे हैं। वो कहाँ से पहुंचे हैं, क्या कहा है मियां नवाज शरीफ के बारे में उन्होंने, उसके बारे में मैं आपसे अभी बात करता हूं। मगर उससे पहले एक बहुत संजीदा मामला है और बड़ा एक सीरियस इशू है, और वो इशू ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सैलाब यानी बाकायदा तौर पर आया हुआ है, ये जो इंडिया ने पानी छोड़ा सतलुज के अंदर, वो तो चले इंडिया ने तो ज़ाहिर है छोड़ना है, उन्होंने तो साड़ी सातक वीजा लग दी है। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि जो हमारे यहाँ के सरकारी कर्मचारी यानी सरकार के जो मुलाजमीन हैं, एसी होया डीसी होया, ये जो सारे के सारे जिले इंतजामी है, ये किसके साथ मिली हुई है, ये क्या हरकतें कर रही है, गरीबा की जमीन डोबी जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये जो सतलुज जहां जहां से गुजरता है, जहां जहां से ये पानी मार करता जाता है, उसमें एक इलाका इस्लाम है, वहां से लेके बहावलपुर तक जो एरिया बनता है, उस एरिए में दरिया के अंदर जो है वो एक जगह है कुछ 6-7 किलोमीटर की, जो जरा ऊंची जगह के ऊपर है, और वहां पर जो है वो सैलाब का पानी नहीं जा रहा। यानी उस पास उन्होंने बन पा के बाकायदा तौर पर उसका रुख मोड़ दिया, और रुख मोड़ के गरीबों की जमीनों की तरफ कर दिया है, और वहां पर गरीबों की जमीनें जो हैं वो बर्बाद हो रही हैं। मेरी आज चौधरी मंदूर साहब जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न है, और उन्होंने कसूर से लेकर सब जगह का विजिट किया है। वो इस पर बहुत ज्यादा मैंने उनकी तवज्जो दिलाई है, तो वो कहते हैं कि मैं इसको देखता हूँ, और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि बिल्कुल जिला इंतजामिया जो है वो अमीरान बचा रही है तो गरीबान डूब रही है। सिलसिला कदों तक जारी रहेगा, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज के ऊपर रुकना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब या जो भी, मुझे नहीं पता, ये शायद निगरान वज़ीर-ए-आज़म के काइंड कंट्रोल में आता हो, मोहसिन नकवी साहब के काइंड कंट्रोल में आता हो। मैं इस बारे में इतना ज़्यादा कोई यानी वेल अवेयर नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए इस बात के ऊपर तकलीफ महसूस कर रहा हूँ कि वो जो 2-2, 4-4 एकड़ वाले हैं उधर अपना किसान, या 10-10 एकड़ वाले, वो बेचारे रुल गए ने। जेडे मरबिया के मालक है, किलोमीटर में जिनकी जमीनें हैं, वो सर सुकून .com में उन्होंने सुना है, कहा जा रहा है, अब इसके सबूत कोई नहीं है कि हाँ जी वड्डी ला के ना, वड्डी समझते हैं, हाँ पैसे पूसे ला के ते अपनी जमीना बचा लिया ने और गरीबा नहीं डोबती हैं। वैसे काफी अर्से से ये काम हो रहा है, लेकिन यार आपको तब्दीली तो आनी चाहिए ना। अब देखें जो है क्या कहते हैं, पंजाब के अंदर भी मोहसिन नकवी साहब की गवर्नमेंट है, ऊपर निगरान वज़ीर-ए-आज़म है, दोनों का कोई पॉलिटिकल आगे वो कैरियर नहीं है, दोनों इस बात को जानते हैं और ना ही उन्होंने उसकी तरफ जाना है, वो इस बात से बखूबी वाकिफ हैं। तो सर फिर कद ही मेरा मतलब है किस चीज ने रोका है ऐसे एसी या डीसी के खिलाफ कार्रवाई करने से? इन्हें तो भाई ने जरा नथ पैनी चाहिए ना कि क्यों ऐसे हो रहा है। तो ये मुझे बहुत ज्यादा कई दिनों से लोग जो हैं इस बारे में राब्ता करके कह रहे थे कि इस पर जरूर बात करें। मुझे सच्ची बात है जितने की इस इशू की सेंस है मैंने उस हिसाब से आपको बात कर दी है। तो अब अल्लाह करे कि कोई देखने वाला सुनने वाला देख ले, कोई सुनने वाला सुन ले, और कोई इख्तियार रखने वाला अगर देख और सुन ले और उसके दिल में रहम आ जाए, तो वो गरीबों को जमीनों को बचाने के लिए किसी बड़े जगीरदार जालिम वडेरे के सामने खड़ा हो जाए। अल्लाह करे कि वो वक्त आ जाए, अल्लाह करे कि मेरे बोलने से किसी का फायदा हो जाए। मैं तो जाहिर है कि सिर्फ आवाज उठा सकता था, वो मैंने उठा दी है। अब मैं आने लगा असल बात की तरफ। देखिए पाकिस्तान की जो इस वक्त माशी सूरत हाल है ना सर, वो अच्छी नहीं। ये कोई भी आपको कहे कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल अच्छी है, तो वो आपके साथ झूठ चुताली बोलेगा। हमारे हालात इस वक्त ये हैं कि आज सुबह जो पौंड था, ये जो बरतानवी पौंड है, इसकी और जो कीमत थी वो कोई 406-7 रुपए थी। ठीक है, एक पौंड 406-7 रुपए का था ओपन मार्केट के अंदर। और फिर उसके बाद ये एक हवा चली है कि जनाब पता नहीं की हो गया, यानी किसी को समझ नहीं आई कि हुआ क्या, लेकिन पौंड की कीमत एन चढ़नी शुरू हुई जिस तरह पौंड जड़ा ना उनको अग लग गई है। यानी 406-7 रुपए से सर वो शुरू हुआ और 420 पे चला गया 2 घंटे के अंदर। इतना ज्यादा सट्टा इसके ऊपर खेला गया है। तो कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं कि की हो रहा है। मामला क्या है? मामला यह है कि IMF के साथ जो मुआहदा किया गया था, उस मुआहदे में ये शर्त है कि जनाब आप डॉलर
और पौंड यानी डॉलर एक्चुअली उसको आप किसी वक्त कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे। इंटरनेशनल करेंसी जो है वो अपना मूल्य आप लुआएगी मार्केट के अंदर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगी। सर सैन अंगूठे कीते हैं इसके ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, और इस वक्त हालात ये है कि हमने अगर बिजली का बिल कम करना है, यूनिट कम करने हैं, तो हमारा वज़ीर-ए-आज़म जो है एटमी कुव्वत का वज़ीर-ए-आज़म, याद रखिएगा एटमी पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म जो है वो हाथ बन के खड़ा है IMF के आगे। ये जो हमारे काकड़ साहब हैं कि अल्लाह का वास्ता जो साडे गरीब फाके मर गए, खुदकुशियां हो रही हैं, मेहरबानी करें IMF सरकार कि जनाब ये हमें पैसे कम कर लेने दें, 2-4 रुपये, ताड़ी मेहरबानी है। और वो आगे से कह रहे कि नहीं अस्सी नहीं करने देने। हमारी ये हालत है। इस हालत में जो मुल्क हो वो एटमी पाकिस्तान हो और वो यानी उसके कोई बॉर्डर जो है ना साड़ी किसे हमसाए ना सुलह नहीं सवाए चीन दे, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ईरान के साथ भी हमारी कोई सुलह उतो ही जे एवं गली बाती की, ठीक है। चीन के नाल ही हालात जिस तरह से थे उसमें भी थोड़ी सी तब्दीली आई है। वो तब्दीली सीरियस नोयत की है, लेकिन वो उसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हो सकते हैं। वो अब मैं इस व्लॉग में नहीं, फिर किसी व्लॉग में आपको उस पर आगाही दूंगा। मगर मैं आपसे गुजारिश करूं कि पाकिस्तान इस वक्त इन हालात का शिकार है कि जहां पर जो है जिदा जो दिल कर रहा है ना भाएं वो करी जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। वो पानी का यानी सैलाब का पानी हो, उसको कंट्रोल करने वाली अथॉरिटीज हो या डॉलर कंट्रोल करने वाली अथॉरिटीज हो, सारा कुछ ऑटो तो लग गया। जो जिदा दिल कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं। ऐसे हालात के अंदर पाकिस्तान को ठीक करने के लिए होप जरा एक मुश्किल काम हो जाता है। आज एक छोटा सा वाकया हुआ और वो वाकया ये है कि मैं कुछ खाने के लिए गया एक शॉप के ऊपर, नान चने की शॉप के ऊपर नान चने लेने गया था भाजी। बड़ी सीधी जी गल है ये, अगर आप शमा के स्टाफ से नीचे उतरे तो आपको आगे जाके एक नान चने वाला मिलता है। वहां पे मैं और मेरी बेगम गुजर रहे थे। मैं कहा यार तो नान चने खा लेने, तो उत्थे भाजी गड्डी रोक के तो नान चने कह रहे थे। तो उस वहां पर एक साहब टकर गए जो मुस्लिम लीग नून के मोची दरवाजे से किसी वक्त काउंसलर रहे थे। उन्होंने मुझे पहचाना, उन्होंने मुझसे कहा कि जनाब क्या हाल है, और हाल चाल पूछ के उन्होंने कहा जनाब मैं तो एक मसले का हल दस रहा। मैं कहा जी की? उन्हें कहा जी हल सिर्फ नवाज शरीफ है, इस मुल्क को और कोई नहीं संभाल सकता सिवाय नवाज शरीफ के। अच्छा जी, अब जाहिर है वो मुस्लिम लीग नून के थे, उनके नज़दीक ये बात होगी, लेकिन बात यह है कि जब ये आम आदमी की सतह के ऊपर ये बात आ जाए और इसी किस्म की बात अगर हाईएस्ट लेवल पे बैठा हुआ सबसे ताकतवर तरीन आदमी ये बात कर रहा हो इसी किस्म की, तो गल तो भाजी फिर कुछ होती है ना। अब चीज़ें जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब एक बड़े मरूफ साफ़ी है, बड़ी अच्छी उनकी ग्रिप है उर्दू और फारसी के ऊपर और अरबी के ऊपर भी बड़ा ज़बरदस्त कॉलम लिखते हैं। अद्धा कॉलम तो उन्होंने मेरे सिर तो लंघ जाता है, मुझे समझ नहीं आती कि इतनी ज़्यादा वो जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो मतरूक हो चुकी हैं। लेकिन भाएं चूंकि वो हैं उन्होंने समझने लिए बहुत पढ़ना पैंदा है, मैं ना पढ़िया कोई नहीं, तो लिहाजा बाहर कहना ये चाहता हूँ कि वो एक बड़े क्या कहते हैं ज़ुबानो कलाम के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा गिरफ्त है। जिस तरह आपने वजाहत मसूद साहब है ना इनकी है, इसी तरह हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब की भी है। तो वो उनका एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ और उस क्लिप में वो कह रहे हैं कि ये जो जनरल आसिम मुनीर है हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनका जो देख रहे चीज़ों को और वो जिस तरह से पाकिस्तान का इमेज है उस पर वो उनका ये ख्याल है कि अगर हालात को कुछ संभाल सकता तो सिर्फ नवाज शरीफ संभाल सकता और कोई नहीं संभाल सकता। तो कहते हैं इसलिए मैं कहता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। अच्छा, अब हालात कुछ इस तरह के हैं कि मियाँ साहब का मैंने आपको बताया वो एक बड़ी शर्त लगा के बैठे हुए, यानी उन्होंने एक कंडीशन रखी हुई है कि चूंकि मेरे साथ ज्यादती हुई, बल्कि एक्चुअली तो पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई ना, चूंकि पाकिस्तान के साथ पूरी ज्यादती की गई, एक हंसता बसता पाकिस्तान जो तरक्की की राह पे चल रहा था, जहां पर डॉलर भी थल्ले सी, आपको IMF से भी जान छुट्टी हुई थी, आपके पास खाने को रोटी भी थी, आटा भी सस्ता था, चीनी भी सस्ती थी, पेट्रोल भी सस्ता सी, तुसी ओनू चंगी भली चलदी चलांदी मैशत नूं चुक के खाई सुटता और उसके बाद कोई माफ़ी भी ना मांगे, ये तो बड़ी गलत बात है। अगर आप इसको बादी नज़र में देखिए तो गल तो बड़ी एक जैनवन जी की भैन कि माफ़ी तो मांगनी चाहिए। माफ़ी किससे मांग रहे हैं? वो माफ़ी मांगनी चाहिए जनरल बाजवा को
माफी मांगनी चाहिए जनाब चीफ जो DGIAC था, माफी मांगनी चाहिए उस वक्त के साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, गुलजारी लाल, ये सारे लोग जो है ना जनरल मिल के मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया और एक इंतहाई नाअहल तरीन, नकम्मा तरीन और फजूल तरीन शख्स इमरान अहमद खान नियाजी, उसको लाकर पाकिस्तान के सर के ऊपर सवार कर दिया। इस शख्स ने पाकिस्तान की मैशियत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब मियां साहब कहते हैं उस पर अदारे माफी मांगे, जो यानी सुप्रीम कोर्ट है वो ये तस्लीम करे कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, पाकिस्तान आर्मी तस्लीम करे कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई और पाकिस्तान के साथ हमने ज्यादती की। अब ये एक बड़ी औखी शर्त है पॉइंट, इसको मुझे नहीं लगता कि तस्लीम किया जाएगा, लेकिन बाल उनकी शर्त अपनी जगह पर मौजूद है। अब मियां साहब की जो वापसी है उसके बारे में बातें हो रही हैं। आज ही खबर आई थी कि 15 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं और इस्लामाबाद नहीं आ रहे, लाहौर आ रहे हैं, और इस तरह करके जो है ना गुफ्तगू वो हो रही थी। टीवी चैनल्स खबरें चला रहे थे। हो सकता है बिल्कुल 15 अक्टूबर को मियां साहब आ रहे होंगे। आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि अक्टूबर के महीने में मियां साहब आएंगे। हो सकता है 15 अक्टूबर को आ रहे हो सकता है 15 नवंबर को आ रहे हो, डेट इतनी जल्दी डिसाइड नहीं होती। लेकिन लोग जो हैं वो रिपोर्टर भी बेचारे ने कुछ खाना पीना नहीं यार, उनके भी तो बीवी बच्चे हैं ना, वो हुण अगर ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं देंगे घड़ के कोई पावे देनी पड़े, ठीक है, तो उनका कारोबार कैसे चलेगा, वो अपने घर को का खर्चा कैसे चलाएंगे। या कोई ऐसे जराए खबर फीड कर देते हैं जिनका रोजगार इससे वाबस्ता होता है कि जनाब हम पाकिस्तान में कोई इस तरह की खबर छोड़ के तो अपना को फायदा हासिल कर लेंगे, ये भी होता है सम टाइम। तो बहरहाल अब 15 अक्टूबर की डेट आई है। मुझे लगता नहीं 15 अक्टूबर को आएगी, मुझे लगता है कि इससे आगे पीछे हो जाएगा काम, लेकिन 15 अक्टूबर की डेट फिलहाल आ गई। तो मियां साहब चाहते ये हैं कि उनके आने से पहले किसी सतह के ऊपर, किसी जगह के ऊपर इस बात का इतराफ गुनाह हो जाए, इकरार जुर्म हो जाए कि हाँ जी साढ़े तो गलती हुई। मगर मेरा सवाल यह है, क्या ये गलती, क्या ये गुनाह उससे बड़ा है जो जुल्फकार अली भुट्टो के साथ हुआ था? यानी उसकी गवर्नमेंट को उल्टाया गया, साजिश करके, बाकायदा साजिश करके उल्टाया गया। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि उस साजिश के जो शरीक थे ना, एक आज भी जिंदा हयात है, कल परसों जलसा आम के नाम से उन्होंने एक कॉलम लिखा और उस कॉलम के अंदर उन्होंने लिखा कि जनाब परवेज दई के साथ वही हो रहा है जो उनके ससुर चौधरी ज़हरुल्लाह के साथ हुआ था। और चौधरी ज़हरुल्लाह अब दुनिया में नहीं रहे, तो आप जरा चेक करें कि उस वक्त के जो जनरल थे अपना फैज अली चिश्ती टैब, जनरल फैज अली चिश्ती तो और करैक्टर है, जनरल फैज टैब जो उस वक्त के जरनैल थे, ए भाई साहब उन्होंने टाउट सी। उस वक्त जनरल जिया के टाउट जितने थे, अमेरिका के कहने के ऊपर पाकिस्तान की एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहे थे। उसमें उस वक्त के जो हाईकोर्ट के जजेस थे वो भी शामिल थे, ठीक है, और जिसने जलसा आम लिखा ना पायन वो भी शामिल थे। बस इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा। अगर किसी को इस बात पर मेरे से बहस करनी हो तो बेशक आ जाए, मेरे पास काफी सारी इस हवाले से शवाहद मौजूद है। अच्छा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हुजूर वो उस शख्स को ना सिर्फ हटाया गया बल्कि लटकाया भी गया, फांसी दे दी गई। कसूर क्या जनाब, कसूर सुनो जरा, भुट्टो साहब जरा कसूर सुनिएगा कि सन 71 में मुल्क टूट गया था, इन्होंने उसको पांव पे खड़ा कर दिया, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, अद्धे तो बहुत बड़ी जिंदगी कंप्लीट कर लिया, आईने पाकिस्तान दे दिया, ठीक है, जो नहीं बना था इससे पहले। ये कसूर थे जी भुट्टो साहब के, और सजा क्या दी कि जनाब फांसी पे लटका दिया एक ऐसे शख्स के कत्ल में जिन्हों मारना भुट्टो दी तो ही नहीं कि भुट्टो साहब उसको मारने का ऑर्डर करेंगे, ठीक है। तो उससे कभी आज तक किसी ने माफी नहीं मांगी, रेफरेंस भी पड़ा हुआ, बकायदा सदारती रेफरेंस पड़ा हुआ, किसी ने माफी नहीं मांगी। मियां नवाज शरीफ से माफी मांग लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो तो नहीं मांगी, तेरा तो क्यों मांगेंगे, मैं कह रहा हूं कि वो बहुत बड़ा जुर्म किया गया, ये तो छोटा जुर्म है। मियां नवाज शरीफ अल्लाह के फजल से जिंदा सलामत है, लेकिन माफी तो हर उस शख्स से मांगनी चाहिए जिसके साथ आपने ज्यादती की हो। तो चलो भुट्टो तो नहीं मांगी, तो ये तो मांग लो। बहरहाल
मियाँ साहब की ये शर्त है। और आर्मी चीफ मौजूदा जो है ना, वो ये कह रहे हैं बकौल हफीजुल्लाह नियाज़ी के कि हल सिर्फ नवाज शरीफ है। जो पाकिस्तान के माशी हालात है ना, इसको सिर्फ नवाज शरीफ संभाल सकता है। देखिए, मियाँ साहब एक ऐसी शख्सियत है जिसके ऊपर गली के आम आदमी से लेकर और चाइना तक भाई ने भरोसा करता है, ठीक है, सऊदी अरब तक भरोसा करता है मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर। तो पाकिस्तान को तो पाए ना बहुत सारी बाहों की लोड़ है, ताकि पाकिस्तान जो है वो जिस तरह उसकी इमारत को उसकी बुनियादों को हिला के रख दिया गया, पाए ना बाकायदा जो है ना उसको नई सपोर्ट की जरूरत है। और ये सपोर्ट मियाँ साहब के जरिए ही मिल सकती है। इसके ऊपर एक किस्म का अजमा है इस वक्त, मुझे लगता है। तो ये अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है वो दोबारा खड़ा हो जाए, इलेक्शन हो। मेरी नज़र में तो मियाँ साहब जीते तो मियाँ साहब को आना चाहिए, इमरान खान की पार्टी जीते तो इमरान खान को आना चाहिए। मैं तो जमहूरियत का भाई बहुत बड़ा जो है ना वो क्या कहते हैं कायल हूँ। मैं तो किसी सूरत भी नहीं चाहता कि जमहूरियत से हटकर यहाँ पर कोई निज़ाम भी आए। तो बहरहाल फिर भी अब ये लोगों की मंशा है, मगर जो फैसला साज कुव्वतें हैं, जो उनका ख्याल है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। अब देखते हैं आप दोस्तों का क्या ख्याल है। जो भी ख्याल होगा लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले मिलाद।